मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1999 में नासा ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, इसकी कीमत 125 मिलियन डॉलर्स थी। और इस प्रोजेक्ट में नासा ने मार्स के क्लाइमेट को चेक करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए एक क्लाइमेट ऑर्बिटर को मार्स पर भेजा। उसको बनाने में बहुत टाइम लगा और बहुत से साइंसदानों ने उस पर काम भी किया। जब मार्स के पास ये क्लाइमेट ऑर्बिटर पहुंचा तो एक अजीब बात हुई। ये क्लाइमेट ऑर्बिटर मार्स पर लैंड नहीं कर रहा था, बल्कि उसके गिर्द घूमा जा रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आग लग गई और ये ख़त्म हो गया। जब ये तहकीक की गई कि इसमें क्या मसला आया तो पता चला यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम्स आई। प्रॉपर तरीके से यूनिट कन्वर्जन यानी इंचेस से फीट, फीट से यार्ड्स और यार्ड से माइल्स ना होने की वजह से 125 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया। मुझे अपने उस्ताद की बात याद आई जिन्होंने मुझे बचपन में कहा था कि तुम्हारी यूनिट कन्वर्जन ऐसी है कि तुम बहुत नुकसान उठाओगे। लेकिन आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे अलावा दुनिया में नासा भी मौजूद है, जो कि यूनिट कन्वर्जन की वजह से 125 मिलियन डॉलर्स डुबो चुकी है। चीज़ों को नापने के लिए लोगों ने तारीख में बहुत काम किया। चाहे आप एंशियंट इंडिया में चले जाएं या फिर मिस्र में आ जाएं या उसके बाद आने वाले अरब की तरफ मुतवज्जे हों, हर किसी ने चीज़ों की लेंथ नापने के लिए, पैमाइश के लिए नए नए तरीके बनाए। कुछ लोगों ने क्यूबिट्स बनाई। क्यूबिट की पैमाइश कोहनी एल्बो से लेके हाथ की फिंगर तक होती थी और उससे चीज़ों को नापा जाता था। इसी तरीके से पाँव की लंबाई से भी चीज़ों को नापा जाता है। हाथ की उंगलियों के फासले से भी चीज़ों की पैमाइश की जाती है और अभी भी ऐसा होता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके थे, लेकिन इनमें एक मसला था और वो मसला ये था कि इन तरीकों को बनाते हुए जहन में ये रखा गया था कि तमाम शख्स एक ही कद के और एक ही शक्ल के हामिल हैं। लेकिन इंसान के कद और उनके हाथों की और पाँव की पैमाइश मुख्तलिफ होती है। तो जब दो इंसान मुख्तलिफ कद के चीज़ों को नापने की कोशिश करेंगे तो उनमें फ़र्क आ जाएगा, एरर आ जाएगा। दूसरी वजह यह है कि मुख्तलिफ कस्बों में मुख्तलिफ तरीके राइज थे चीज़ों को नापने के लिए। कहीं हाथ से चीज़ें नापी जाती थी और कहीं क्यूबिट के ज़रिए नापी जाती थी। तो चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से नापने की वजह से कोई एक स्टैंडर्ड तरीका ऐसा नहीं था जो दोनों जगह पर बल्कि तमाम दुनिया में इस्तेमाल हो सके। स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। इस चीज़ को अमीर इस्तेमाल करते थे और गरीबों का इस्तेहसाल भी करते थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो लोगों का एक बहुत बड़ा मुतालबा ये भी था के मेजरमेंट के, पैमाइश के पैमाने, स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, क्योंकि गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया जाता था पैमाइश के मुख्तलिफ पैमानों से। और यहीं से हमारे पास मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक यूनिट सिस्टम आया, जिसमें हमें मुख्तलिफ ऐसे पैमाने दिए गए जिससे हम चीज़ों को नाप सकते थे। उसके साथ साथ हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते थे। मसलन अगर हम मीटर की या किलोमीटर की बात करते हैं तो हम एक स्केल से किलोमीटर से मीटर में जा सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जा सकते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, और फिर उसी तरीके से हम वापस भी आ सकते हैं। लेकिन मीटर है क्या, ये सवाल तो अभी तक वैसे का वैसा ही है। इसका जवाब देने की सबसे पहली कोशिश थॉमस जेफरसन ने 1743 में की। उन्होंने एक पेंडुलम लिया और उन्होंने कहा कि अगर ये पेंडुलम एक साइकिल, एक पूरी ऑसिलेशन 1 सेकंड में तय करता है तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर के बराबर होगी। लेकिन अब ये कौन तय करेगा कि सेकंड कितना लंबा होता है? ये एक बहुत बड़ी कबाहत थी जिसकी वजह से ये डेफिनेशन ज़्यादा देर चल नहीं सकी। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर मुख्तलिफ जगह पर ग्रेविटी की इंटेंसिटी मुख्तलिफ होती है। इस वजह से टाइम पीरियड पेंडुलम का एक जैसा नहीं रहेगा और उसका अफेक्ट मीटर की लेंथ पर भी होगा। तो इसलिए इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा सराहा नहीं गया। उसके बाद 2 साइंसदानों ने कोशिश की कि वो मीटर को
तय कर सकें। और उन्होंने ज़मीन का इक्वेटर लिया और नॉर्थ पोल लिया और उसके बीच में से एक लाइन लगाई। ये ऐसी लाइन थी जो पेरिस से गुजरती थी और इसमें दो शहर, दो जगह ली, एक बार्सिलोना ली और एक डनकर्क ली, फ्रांस की और स्पेन की। और इनके बीच में रास्ता तय करते हुए वो एक तरफ से दूसरी तरफ को चलना शुरू हो गए। हमें इनके बीच में एंगल तो पता है, तो हम एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इन मेजरमेंट में रिपीटिंग सर्कल टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया है। ये टेलीस्कोप मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, जिसमें दो टेलीस्कोप होती हैं जो कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को देखती हैं और इनके बीच में जो एंगल होता है एक्स, वो हमें बताती हैं। हम इन टेलीस्कोप को बार बार चेंज करते हैं और फिर रिपीट करवाते हैं वही मेजरमेंट बार बार। एक मरतबा अगर आप देखें तो जी की तरफ पहली टेलीस्कोप देख रही है, जबकि डी की तरफ दूसरी टेलीस्कोप देख रही है। अगर आप इस मेजरमेंट में देखें तो यहाँ पर रिवर्स हो गया है, जी की तरफ दूसरी टेलीस्कोप देख रही है और डी की तरफ पहली टेलीस्कोप देख रही है। हम एक ही मेजरमेंट बार बार लेते थे और उनको एवरेज करते थे ताकि हमारे पास एंगल की सही मेजरमेंट आए। उसके साथ साथ उन्होंने इन दोनों शहरों के बीच में ट्रायंगल्स बनाना शुरू कर दिए और उन ट्रायंगल के डिस्टेंस वो कैलकुलेट कर लेते थे। 7 सालों के बाद वो स्पेन से फ्रांस तक के शहरों के बीच में एक पूरी लाइन बना चुके थे। इस तरीके से एंगल के ज़रिए उन्होंने नॉर्थ पोल से इक्वेटर का जो रास्ता निकाला, जो फासला निकाला, वो 10 मिलियन मीटर्स था। वो 10 मिलियन मीटर्स था और अगर मैं इसको 10 मिलियन पार्ट्स में तकसीम करूं, डिवाइड करूं, तो मेरे पास 1 मीटर की लेंथ आ जाएगी। उस मीटर की लेंथ हमने एक प्लेटिनम बार की शक्ल में महफूज कर ली। अब हमें यह पता है कि ये हमारा 1 मीटर है, जिसे बाद में प्लेटिनम इरिडियम की बार में तब्दील कर दिया गया और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में महफूज कर दी गई। इसकी वजह यह है कि प्लेटिनम सब एटॉमिक पार्टिकल्स शेड नहीं करता, हाईली नॉन रिएक्टिव है, उसके साथ इसको जंग भी नहीं लगता, तो इसमें वियर एंड टीयर के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन इसमें कुछ मसाइल भी हैं। प्लेटिनम बहुत सॉफ्ट मेटल है और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर पर ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको 0 टेम्परेचर पर रखा गया। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि तमाम स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं, उनको परखती हैं और उनको अपडेट करती हैं, उनके ऑफिसेज में आपको दिखा रहा हूं, जिन्होंने हमें मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स दिए मेजरमेंट्स के। SI यूनिट्स मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम है। जो मेट्रिक सिस्टम हमने बनाया था, जिसमें हम 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को मेजर करते थे, जिसमें लेंथ है, मैस है, टाइम है। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ मैंने आपको दिखा दी हैं, जिसमें आज हम लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं, उसके यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी मेजरमेंट को भी डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से हम आगे मैस और टाइम को भी डिस्कस करेंगे। वेट के लिए भी इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स बनाए गए और यहाँ पर महफूज कर दिए गए। SI यूनिट, जिसे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, जो कि मेट्रिक यूनिट्स की एक नई फॉर्म है। इसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी होती हैं जो कि बेसिक क्वांटिटीज़ के अलावा होती हैं, और यहाँ पर मैंने आपको वो तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी दिखा दी है और उनके साथ साथ उनके यूनिट्स और उनके नाम भी मेंशन कर दिए हैं। आपका सवाल यकीनन मुझसे ये होगा कि ज़मीन तो सर्कुलर नहीं है, ज़मीन तो एलिप्टिकल है, और हमने जो मेजरमेंट्स ली, क्या उसमें हमने ज़मीन की मूवमेंट को बीच में रखा? तो ये एक बहुत अहम सवाल है और इसी वजह से ज़मीन की मूवमेंट की वजह से ज़मीन स्क्विश होती है बीच में से। इस वजह से एक एरर आ जाता है मेजरमेंट का, जो कि अभी भी मीटर में मौजूद है। आज की अगर आप कंप्यूटर सिमुलेशंस देखें तो आपको ज़मीन इस तरीके की दिखाई गई है। अगर इस तरीके से हम देखें तो ज़मीन तो बिल्कुल भी सर्कल नहीं है। इस लिहाज से हमें यह अंदाज़ा होता है कि हमारी जो मीटर की मेजरमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ एरर मौजूद है। सोचने की बात यह भी है कि कल अगर हम मार्स पर जाएंगे, जुपिटर पर जाएंगे या किसी और गैलेक्सी पर जाएंगे, तो क्या वहां पर भी मीटर की डेफिनेशन यही बताई जाएगी कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उनको अगर 10 मिलियन पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, तकसीम किया जाए, तो ये एक मीटर होगा। मीटर की डेफिनेशन तो यूनिवर्सल होनी चाहिए। इसलिए ये फैसला किया गया कि किसी
यूनिवर्सल कांस्टेंट की शक्ल में मीटर को लाया जाए। और हमें पता है कि रोशनी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए सबसे पहले क्रिप्टॉन 86 को इस्तेमाल किया गया और उसकी एक वेवलेंथ से मीटर को बताया गया। यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि द मीटर इज 1,677,763.73 वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल येलो लाइट emitted by क्रिप्टॉन गैस। तो क्रिप्टॉन गैस येलो लाइट की जो एक खास वेवलेंथ एमिट करती है, हमने मीटर को उसमें डिफाइन कर दिया। और इसकी वजह ये थी, याद रखें कि ये वैक्यूम में है, और इसकी वजह ये थी कि हम मीटर को इंटरनेशनल यूनिट बनाना चाहते हैं जिसको हम यूनिवर्स में कहीं भी इस्तेमाल कर सकें। आज हम ये जानते हैं कि रोशनी, स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है और यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाएं आपको स्पीड ऑफ लाइट एक जैसी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम मीटर को स्पीड ऑफ लाइट में लेके आए। 1983 में ये काम कर दिया गया। आज हम जानते हैं कि लाइट वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक सेकंड में, अगर हम उसका 299,792,458 पार्ट ले लें तो वो 1 मीटर के बराबर होगा। और ये मीटर वो है जो कि 2 साइंसदानों ने मेजर किया था इक्वेटर के परपेंडिकुलर, फ्रांस से जाते हुए नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसमें एरर तो मौजूद था। हमने रोशनी की रफ्तार से इसको बयान तो कर दिया, लेकिन वो एरर आज तक इसमें मौजूद है। और जब भी हम सैटेलाइट के ज़रिए ये डिस्टेंस मालूम करते हैं तो हमें मीटर में मौजूद बहुत मामूली एरर आज भी नज़र आता है। स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसको मेजर करने का ये मतलब नहीं कि इससे वो एरर निकल चुका है। आज भी हमारे मीटर में उसकी पैमाइश में कुछ एरर मौजूद है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की 1 सेकंड में ट्रेवल के कुछ हिस्से को मीटर कहते हैं तो फिर सेकंड क्या है? क्या हम सेकंड को बयान कर सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हम एक चीज़ को नापने के लिए एक दूसरी चीज़ का सहारा ले रहे हैं। तो क्या हम टाइम को सही तरीके से नाप सके हैं? इस पर मैं बनाऊंगा अगली वीडियो, 1 सेकंड कितनी देर का होता है, क्योंकि सेकंड भी एक मेट्रिक यूनिट है। मेट्रिक सिस्टम बहुत ज़्यादा जल्दी दुनिया में लागू हो गया, मशहूर हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जो मेट्रिक सिस्टम पर आ नहीं पा रहे, और उनमें सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है। इसी तरीके से आपको कुछ कुछ जगह नज़र आती होंगी जिनके अपने सिस्टम चल रहे हैं, वो मेट्रिक सिस्टम पर नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने जब सैटेलाइट बनवाई और वो मुख्तलिफ जगहों से उसके डिफरेंट पार्ट्स आए तो उनमें कन्वर्जन मौजूद नहीं थी। मुझे क्यों ये ऐसा लगता है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आप तालियां बजा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।